हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मैं एक और नया पेपर सीडीपी का लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर, जो कि है आपका 28 जुलाई 2013 का सी टेट का पेपर 2, जो कि 6 to 8 के लिए होता है। आपका सीडीपी का पेपर है ये। तो आज हम चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और क्या उसके आंसर आयोग ने माने थे और क्या उसके आंसर सही हैं, ये दोनों ही हम देखेंगे। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 8 फरवरी 2026 को आपका सीटेट का पेपर है। पिछली वर्ष यानी कि 2025 में ये सीटेट का एग्ज़ाम नहीं कराया गया था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प कर पाऊँ। तो जो बैक पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर होते हैं, उनका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है आपके जो एग्ज़ाम है उनमें, क्योंकि जो बैक पेपर है वहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। कुछ बिल्कुल सेम रिपीटेड होते हैं वर्ड टू वर्ड, और कुछ में क्या होते हैं कि कुछ जो शब्द हैं उनका हेरफेर करके क्वेश्चन वही रहते हैं, आंसर वही रहते हैं, बस शब्दों को घुमा के सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है शब्दों का जो हेर-फेर करके। तो इससे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें इस प्रकार के आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो ये प्रयास है वो किस तरीके का है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सॉल्व पेपर, जो है 28 जुलाई 2013 का सीटेट का पेपर 2 सीडीपी का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। दूसरा है बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। तीसरा है यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। चौथा है यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो आपका जो आंसर है वो पहला ही होगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। देखिए हमारे बुद्धि में जो है वो विद्यमान रहती हैं। तो क्या होता है कि इसके बारे में चलिए हम कुछ आपको बता देते हैं कि जो बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है, पहली बात तो वो हमारे गार्डनर जो है उनके द्वारा प्रतिपादित किया है। सिद्धांत को देने वाले जो हैं हमारे वो गार्डनर हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे आता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो किसका है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, आपका यूपी टेट में भी आया है, आपका सी टेट में भी आया है। तो आपके जो हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं गार्डनर महोदय। तो देखिए गार्डनर ने जो है वो स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारकीय होता है। बहुकारकीय स्वरूप होने से जो बुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में सहायता करती है, व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देती है तथा आनुभाविक साक्ष्यों को कदापि समर्थन जो है वो नहीं देती है। अतः जो विकल्प है हमारा वो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है, पूछिए आपसे। ठीक है, तो पहला है आपके बच्चे भाषा के बारे में निश्चित चामस्की ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। दूसरा है भाषा और विचार प्रारंभ में दो वाइगोत्स्की भिन्न गतिविधियां हैं। तीसरा भाषा विचार पर आधारित है प्याजे। यह चौथा भाषा वातावरण में से एक उद्दीपक है बीएफ स्किनर। तो ये आपको जो है वो मैच करने का कम वाला पूछा है, तो आप आंसर बताइए कि क्या होगा। तो आंसर जो है आपका वो चौथा हो जाएगा कि भाषा वातावरण में से एक बीएफ स्किनर उद्दीपक हैं। ये आपका जो है ये आंसर होगा। देखिए ऐसा होता है कि जो बीएफ स्किनर एक जो हमारे थे वो व्यवहारवादी थे। स्किनर ने सीखने में पुनर्वनल कार्यान्क्रमित और अनुदेशन को प्रतिपादित किया है, तो इसलिए चौथा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा है आपका क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। तो 4 हैं आपके ऑप्शन, जिसमें पहला है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, दूसरा है जेंडर भूमिका दबाव, तीसरा है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, चौथा है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो आंसर आपका कौन सा होगा, आप बताइए। तो देखिए आप आंसर जो है आपका जेंडर भूमिका नैदानिकी नहीं होगा, दूसरा जेंडर भूमिका दबाव भी नहीं होगा, पहला जेंडर भूमिका अभिवृत्ति भी नहीं होगा। तो आपका बचा तीसरा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता जो है वो आपका होता है। क्योंकि देखिए जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता होने के कोई लड़का घरेलू कार्य करने पे उपहास का पात्र बन जाता है, तो रूढ़िबद्धता के चलते लड़कों को लड़कियों जैसा व्यवहार करने पर डांटा जाता है, जबकि सभी जो मनुष्य सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। बाकी जो हैं आपके अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हैं, आपका जो है ये सही है। देखिए हमारे समाज में हमारा कुछ इस तरीके का बना दिया गया है कि अगर लड़का खाना बना रहा है तो कह देंगे आप खाना क्यों बना रहे, लड़कियों जैसे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, क्या ऐसे लड़कियों का ही आजकल देखिए आपके जो मास्टर शेफ़ हैं कितने, वो आपको मेल ही मिलेंगे। इंडिया में टॉप के जो मास्टर शेफ़ हैं वो आपको मेल मिलेंगे, फीमेल बहुत कम मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़कियों का ही काम है, लड़के लड़कियों से अच्छा खाना बना सकते हैं। तो यही है कि जो जेंडर भूमिका की ऋणबद्धता। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके, 4 में आपका पहला ऑप्शन है कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। तीसरा है अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है आपका समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो आंसर आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। चलिए कुछ तो गैस करिए भाई। तो देखिए चलिए हम बता देते हैं कि आपका आंसर जो है वो पहला होगा। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल इजी सा था ये। अपने साथ अपने बच्चे जो हैं तो उनका भी देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है, जो संज्ञानात्मक है उससे एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारण, प्रत्याहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारी सम्मिलित होती हैं। इसमें जो जितनी मैंने आपको नाम बताए, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, समस्या समाधान, प्रत्याहन, धारणा, ये सब इसमें आपकी समाहित होती है। अतः इन सभी तत्वों से अधिगम को अधिकतम किया जा सकता है। तो प्रश्न के जो अन्य विकल्प हैं उसके अनुसार जो आपका है पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला है शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, दूसरा है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, तीसरा है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, चौथा है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। तो 5वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप इसके आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। गैस करिए थोड़ा।
तो देखिए इसका जो आंसर है वो चौथा हो जाएगा कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि सीखने के लिए जो आकलन यानी कि जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है में आंतरिक पृष्ठपोषण अवसर का लाभ प्राप्त करने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना तथा पढ़ाए गए विषय पे मनन करने के लिए कहना सम्मिलित है। अतः प्रश्न का विकल्प जो हमारा जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। पहला सीखने का आकलन, दूसरा सीखने के लिए आकलन, तीसरा सीखने के रूप में आकलन, चौथा आकलन और सीखना। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये शायद 15 या 16 में भी आया था, ये मुझे याद है क्वेश्चन रिपीटेड है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। देखिए ऐसा होता है सीखने के लिए आकलन जो है यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि शिक्षण के 3 चरण में जो शिक्षण है हमारा वो 3 चरणों में होता है। 3 चरण कौन कौन से होते हैं? प्रारंभिक चरणों में, दूसरा है पाठ के अधिगम अनुभव चरण में, और तीसरा है पाठ पढ़ाने के बाद की जो प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न के जो अन्य विकल्प हैं तो इसको अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका है सीखने के लिए आकलन राइट आंसर। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर है हमारा अंतरपरक अनुदेशन है। 4 ऑप्शन में पहला है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, दूसरा है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, तीसरा अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ, चौथा ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। 4 ऑप्शन में पहला है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, दूसरा है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, तीसरा है पारंगत मनोवैज्ञानियों का उपयोग, चौथा है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आप बताइए अगर बता सकते हैं तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि मातृभाषा के मूल्यांकन से शिक्षार्थी की जो सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से कि वह किस स्तर पे आता है विशिष्ट या सामान्य या निर्धारित किया जा सकता है। तो यही है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का जो है वो मूल्यांकन जो है वो कर लेना चाहिए। मातृभाषा मदर टंग ज़रूरी है बच्चे की जानना। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो 4 ऑप्शन है, पहला शिक्षक की शिक्षण शैली, दूसरा जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, तीसरा मंदबुद्धिता, चौथा शैशव काल के समय दिमागी बुखार। 4 ऑप्शन में गैस करिए अब कौन सा हो सकता है। तो देखिए पहला ही आपका हो जाएगा शिक्षण की जो शिक्षण शैली होती है वो। ठीक है,
क्योंकि जो अधिगम अक्षमता के कारणों में जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता तथा शैशवावस्था के दौरान दिमागी बुखार, ये जो है वो होते हैं। तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय। देखिए समावेशी जो है, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से आता ही है। एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। पहला है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दूसरा, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर सकते हैं? तीसरा है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? चौथा है, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? तो आंसर आप बताइए। इसका आंसर जो है आपका तीसरा हो जाएगा कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा जो है वो विद्यालय में सामान्य एक विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा प्रणाली समानता के अधिकार को जो है वो महत्व देती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश हैं, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक या बहुमुखी या बहुत परिश्रमी? तो आपका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए आपका आंसर जो है बता देते हैं हमें कि अपसारी चिंतक होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा। देखिए ऐसा है कि जो अपसारी चिंतक का चिंतन जो है वो मौलिक जो आविष्कारशील है और लचीला होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्रश्नों के अनेक उत्तर जो हैं वो खोज सकते हैं। देखिए ऐसा जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो एक प्रश्न के कई उत्तर बना के आपको दे सकता है। ठीक है, तथा उत्तर खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन भी वो कर सकता है। तो इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो आपका अपसारी चिंतक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। तो 12 नंबर में हम एक देखिए चित्र दिया गया है। छायांकित क्षेत्र सामान्यतः वितरक में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। तो पहले आपको सर्किल में दिया है उच्च प्रेरणा, दूसरे सर्किल में दिया सृजनात्मकता, उच्च सृजनात्मकता, तीसरे में दिया उच्च बौद्धिकता, और तीनों सर्कल को एक दूसरे से मिला दिया गया है। तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए आंसर आपका इसमें जो है वो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है कक्ष में उपयोगी विस्मरण, दूसरा केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण, तीसरा सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण, चौथा है वास्तविक जीवन में उपयोगी जो है वो सीखा। तो के 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक
प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। या दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। तीसरा, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। चौथा, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो गैस करिए क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर देखिए, पहला है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का आपका हो गया। देखिए, जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएं होती हैं शिक्षार्थियों में नकारात्मक संवेगों को जो है वो जन्म देती हैं। इनसे बचने के लिए सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर आपका क्या कह रहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो पहला है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, दूसरा है जेवी वॉटसन, तीसरा है एल्बर्ट बेंड्यूरा, चौथा है जीन पियाजे। तो आपका जो आंसर है बताइए क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का, कुछ गैस करिए। तो देखिए, आंसर आपका जो है वो एल्बर्ट बेंड्यूरा तीसरा हो जाएगा। जब बालक किसी प्रक्रिया को पुनर्वलित यानी कि रेनफोर्सेड कर होता है, मतलब रेनफोर्स जो है वो होते देखता है, तो उसमें वैसा ही करने की जो तीव्र प्रवृत्ति है वो जो है उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है। तो इसलिए आपका ये बेंड्यूरा से संबंधित है। ठीक है, पुनर्वलन से। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। पहला, प्राथमिक अनुकरण, दूसरा गौण अनुकरण, तीसरा सामाजिक अधिगम, चौथा सामान्यीकरण। तो बताइए, कुछ बता सकते हैं आप लोग के क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है, कुछ आया समझ में। तो इसमें जो है वो आपका तीसरा आंसर होगा सामाजिक अधिगम। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो बेंड्यूरा और उनके सहयोगियों ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक जो अधिगम की विस्तृत खोजबीन की है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम यानी कि सोशल लर्निंग जो है वो कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को 4 ऑप्शन में, पहला है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, दूसरा पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, तीसरा गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, चौथा गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो बताइए आपको फटाफट क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा पहला कि अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर हमारा है वो ये कह रहा है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। पहला ऑप्शन, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, दूसरा
परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तीसरा है समर्थन प्राप्त करना। चौथा है विशिष्टताओं पर बल देना। तो बताइए आंसर क्या होगा आपका। आंसर होगा मतलब दूर करती, ये भी देखना कि चिंता को दूर करती है, पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। पहला ऑप्शन है उपलब्धि लक्ष्यों, दूसरा है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, तीसरा है पठन कौशल, चौथा है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। तो आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो इसका आंसर होगा चौथा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। देखिए ऐसा है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ की जा रही है। यह चिंतन पक्ष यानी कि थिंकिंग के बारे में की जा रही है। थिंकिंग जो वो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है, वो होता है। यानी कि सही भाषा में कहा जाए तो संज्ञानात्मक उद्देश्य यह चिंतन पक्ष होता है। यह बालक के चिंतन का परिणाम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ये। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। आ व सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा और सा के उद्देश्य क्रमशः डैश हैं। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। दूसरा है निष्पादन डैश उपेक्षा निपुणता। तीसरा है निष्पादन उपेक्षा निपुणता और निष्पादन। चौथा है निपुणता निष्पादन डैश उपेक्षा और निष्पादन। तो आंसर आप बताइए क्या होगा इसका। तो आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा निपुणता निष्पादन और उपेक्षा। ठीक है, तो अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर हमारा कह रहा है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी या था। तो पहला ऑप्शन है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, दूसरा है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, तीसरा है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, चौथा है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त करना। तो इसका आंसर जो है आपका वो दूसरा हो जाएगा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। देखिए जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में हम आपको आंसर के बारे में बताते हैं कि जो मैस्लो ने आत्मसिद्धि की प्राप्ति की आवश्यकता तो अपने क्रम व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता माना। यह मैस्लो की बात हो रही है। तो यह आवश्यकता वह बनने की चाह है जो एक व्यक्ति बन सकता है, अर्थात अपनी संभाविकता को अधिकतम करके कुछ जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 22 नंबर पे अब हम जाएंगे। तो 22 नंबर हमारा है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। 4 ऑप्शन में पहला है आंशिक पुनर्वलन, दूसरा है निरंतर पुनर्वलन, तीसरा है दंड, चौथा है मौखिक भर्त्सना। आंसर बताइए। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा पहला, आंशिक पुनर्वलन। देखिए जब पुनर्वलन की बात आती है तो जब पुनर्वलन या स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट की बात की जा रही है कि अनुपस्थित में बालक द्वारा अनुबंधित अनुक्रिया बार बार की जाती है तो इससे बालक की जो शक्ति है वो धीरे धीरे घटती जाती है। इसे ही विलोप
की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आपका आंशिक जो है पुनर्वलन आंसर होगा। अब इसके बाद चलिए अब हम 23 नंबर देख लेते हैं। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है। पहला है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। दूसरा है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। तीसरा है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। चौथा है अनपेक्षित परीक्षा देकर। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है। चलिए, पहला आंसर है इसका शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। ठीक है, चलिए अब 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। पहला है शारीरिक विकास वातावरण। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। तीसरा है सामाजिक विकास वातावरण। चौथा संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो आंसर बताइए इसका। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 24 नंबर जो है तो इसका आंसर होगा आपका सामाजिक विकास जो है वो वातावरण आंसर होगा। देखिए, ऐसा है कि सामाजिक विकास में वातावरण का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत होता है। वातावरण के संपर्क में आने से बालक नए नए आदर्शों एवं नियमों से जो है वो परिचित होता है। बालक में सहकारिता एवं परोपकारिता जैसे सामाजिक गुणों का जो है वो विकास होता है। परिवार के बाद बच्चे पर सबसे अधिक जो है वो प्रभाव जो है वो वातावरण का ही पड़ता है। तो इसलिए तो आप जान सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो वातावरण होगा। ठीक है, अब सामाजिक विकास वातावरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर हमारा कह रहा है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित हैं। 4 ऑप्शन है। पहला है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। दूसरा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तीसरा है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। चौथा है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। आंसर बताइए। तो आंसर होगा इसका आपका चौथा, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना आपका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो क्वेश्चन है कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण और डैश। 4 ऑप्शन है आपके। तो 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा आपका, बताइए। आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व विकास। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षिका के बच्चों को डैश की कठिनाई है। 4 ऑप्शन है समायोजन। दूसरा अहम केंद्रिता। तीसरा है विकेंद्रीकरण। चौथा पलटावी। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर 28 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका चौथा हो जाएगा, यानी कि पलटावी। देखिए, पलटी का उदाहरण है बर्तन के बदले जाने पर उसकी सामग्री में परिवर्तन नहीं होता, केवल बर्तन का आकार ही बदलता है। तो इसलिए इसमें पलटावी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है
कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? 4 ऑप्शन है। पहला परंपरागत, दूसरा पश्च परंपरागत, तीसरा पूर्व परंपरागत, चौथा परापरागम। तो बताइए आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा पश्च परंपरागत। ठीक है। 30 क्वेश्चन इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आंसर इसका होगा दूसरा स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। आप जानते होंगे कि जो स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति में 3 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। पहला जो होता है वो विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में बताया है इन्होंने। दूसरा है वो सृजनात्मकता जो बुद्धि होती है, सृजनात्मक बुद्धि, उसके बारे में यानी कि बताया। तीसरा आपका व्यवहारिक बुद्धि के बारे में बताया है। तो ये 3 बुद्धि के बारे में इन्होंने वर्णन किया है स्टर्नबर्ग ने। तो इनका आंसर यही होगा। ठीक है। तो चलिए आज का पेपर यहीं तक। ये था आपका 28/7/2013 का प्रीवियस ईयर जिसे हमने आज सॉल्व किया। देखते हैं इसके बाद कौन सा पेपर हुआ था। ये था आपका CTP पेपर 2। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।